I have presented to teach you online classes. Welcome to SS Inter College Kanakpur Prayagraj. Students, I taught you about the poems फर्स्ट लेसन, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, अर्थात मैंने 5वां लेसन तक पढ़ाया, जिसमें से फोर्थ लेसन नहीं आप लोगों को पढ़ाया था। फोर्थ लेसन का नाम है एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। स्टूडेंट्स लिखा है एन इलेजी, और इलेजी मीन्स जान लीजिए होता क्या है, शोक गीत। इलेजी मीन्स होगा शोक गीत। रिटन मीन्स हर स्टूडेंट जानता है, रिटन का अर्थ होता है लिखा हुआ, और कंट्री मीन्स होता है देश, और चर्चयार्ड मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। तो एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड अर्थात एक शोक गीत लिखा गया और देश के कब्रिस्तान में। इसके पोएट हैं थॉमस ग्रे। इसके पोएट हैं थॉमस ग्रे। तो आप लोग इस रेफरेंस में लिख सकते हैं, इसमें 5 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा में से अगर कोई भी अगर आता है तो आप उसको लिख सकते हैं कि दिस पोएम हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम एन इलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, द पोएट wrote this poem about the elegy. elegy मीन्स का मैंने बताया कि शोक गीत होता है। एवरी पर्सन्स फ्रॉम द विलेज, गांव के प्रत्येक व्यक्तियों को वहां बरीड किया गया था। बरीड मीन्स दफनाया गया था, एक छोटे से कस्बे में कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उसी पर हमारे कवि महोदय थॉमस ग्रे वहां बैठ करके हर लोगों के विषय में अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, अपने गीत के माध्यम से लिख रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्या है, तो देखिए इसमें लिखे हैं कि द कर्फ्यू टाल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टाल्स, और कर्फ्यू टाल्स का मतलब कर्फ्यू मीन्स क्या होता है, गिरजाघर की घंटी। कर्फ्यू मीन्स क्या होता है, गिरजाघर की घंटी अर्थात इवनिंग बेल्स। ये कर्फ्यू टाल मीन्स होता है बजना। टाल मीन्स क्या होता है, बजना। कर्फ्यू मीन्स क्या होगा, गिरजा घर की घंटी। नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल मीन्स होता है आवाज, घंटी की आवाज। पार्टिंग डे अर्थात जब दिन का समय समाप्त होता है। तो कवि महोदय ने कहा कि द कर्फ्यू टाल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। जब गिरजाघर की घंटी बजती है अर्थात जब दिन समाप्त होने को होता है, तो दिन समाप्त मालूम कैसे होता है, अर्थात जब सूर्य द सन इज अबाउट टू सेट, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो सूर्यास्त होने वाला है, दिन का समय समाप्त हो गया। तो कवि महोदय ने यही कहा कि टाल्स मीन्स मैंने बता दिया आप लोगों को बजना होता है, और नेल मीन्स क्या होता है, घंटी की आवाज, साउंड ऑफ द बेल। और इसमें बता रहे हैं कि एट द डेथ ऑफ समवन, किसी के व्यक्ति के मृत्यु की घंटी बजना। एट द एंड ऑफ समथिंग, या कह रहे हैं कि अंतिम समय जब हो जाता है तब घंटी बजती है। पार्टिंग माने क्या होता है, विदा लेते हुए। ये पार्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, विदा लेना। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोविंग हर्ड, ये जो लोमिंग लिखा है इसका अर्थ होता है रम्हाना। हर्ड माने क्या होता है, पशुओं का झुंड। तो कह लोविंग हर्ड, रम्भाते हुए पशुओं का झुंड। विंड स्लोली, विंड मीन्स होता है हवा, लेकिन विंड स्लोली का मतलब धीमी धीमी गति से चल देता है। और ओवर द ली, और ली का मतलब होता है ग्रासलैंड, इसको कह रहे हैं घास का मैदान। घास का मैदान, तो घास के मैदान से रम्भाते हुए पशु अपने घर की ओर चल देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, रम्भाते हुए पशु अपने घर की ओर। ऐसा कब होता है, आप लोगों ने देखा भी है
कि जब डे सूर्य अस्त हो चुका होता है या सूर्य अस्त होने वाला होता है तो एवरी पर्सन, एवरी बर्ड्स, एवरी एनिमल्स, हर व्यक्ति यहाँ पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं अपने घर की होमवार्ड आते हैं। सब लोग अपने अपने कहा के स्थानों को प्रस्थान करते हैं। तो कवि महोदय के कहने का यही मतलब है कि द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लोमैन यहाँ जो लिखा है प्लोमैन, और प्लोमैन का मतलब क्या होगा? फार्मर अर्थात किसान। प्लोमैन का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? फार्मर। ये देख रहे हैं प्लोमैन तो अर्थात किसान। और होमवार्ड का मतलब क्या होता है? घर की तरफ, घर की ओर। और प्लाट्स माने क्या होता है? काम करके, परिश्रम करके, अपने खेत में, अपने बाग बगीचे में, अपने काम पर, हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है। तो होमवार्ड प्लाट्स हिज वियरी वे, और वियरी वे यहां पर जो लिखा गया है इसका मतलब होता है थके हुए कदमों से, अर्थात किसान व्यक्ति भी अपने काम को करके अपने घर की तरफ क्या होता है? वापस होता है। अब इसी स्टेंजा में है एंड लिव्स द वर्ड। लिव्स माने होता है छोड़ देना, किसी को छोड़ के आना। लिव्स माने छोड़ देते हैं द वर्ल्ड, और वर्ल्ड का अर्थ क्या होता है? संसार। टू डार्कनेस, और संसार को किसमें छोड़ दिया? अंधकार में। तो संसार को छोड़ के चले आए, एंड टू मी, और मुझको भी क्या किए? छोड़कर चले आए। कौन ऐसा किया? अर्थात कह रहे हैं कौन? किसको किसको बताया गया कि जब घंटी बज रही है तो लोविंग हर्ड, पशुओं का झुंड, और कह रहे किसान लोग, सब लोग अपने अपने घर की ओर वापस हो रहे हैं। एंड लिव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। मी का मतलब यहां द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ सेज अबाउट। कब यहां अपने स्वयं के विषय में कह रहा है कि मुझे भी छोड़ के चले जाते हैं। बिकॉज द पोएट वॉज सिटिंग इन द चर्चयार्ड। कवि महोदय चर्चयार्ड कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। वहां देखते हैं कि सब कब्रिस्तान बना हुआ है, और वहां जो पहले से लोग दफनाए गए हैं, अर्थात यहाँ पे जो मृतक लोगों को दफनाया गया है उनके विषय में वह अपनी कल्पना व्यक्त करता है, अपने शोक को प्रकट करता है। ये जो कहा है मृतक व्यक्ति हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला है। जब व्यक्ति मर ही गया तो कौन पूछेगा? कहने का मतलब यही है। तो कवि महोदय ने यहाँ पे यही बताया है। देखिए मैं आपका इसको एक्सप्लेन करता हूं। द इवनिंग बेल इज रिंगिंग इन चर्च, और कह रहे गिरजाघर की घंटी बज रही है शाम के समय। इट शोज दैट, ये दिखाती है कि डे हैज इंडेड, दिन समाप्त हो गया। द कैटल आर कमिंग होम स्लोली, और पशु भी कह रहे हैं धीरे धीरे घर की ओर आ रहे हैं। दे आर वॉकिंग ऑन द मिडो, अर्थात कह रहे हैं दे आर वॉकिंग, वे चल रहे हैं। द मिडो मीन्स चारागाह पर। इन अ जिग जैग वे, और जिग जैग वे का मतलब क्या होता है? टेढ़े मेढ़े। द फार्मर माने किसान लोग, हु हैड बीन प्लोइंग हिज फील्ड, किसान लोग जो अपने खेतों को जोत रहे थे। इज वियरी माने वो थक चुके हैं। एंड टायर्ड, तो वियरी एंड टायर्ड, जो किसान लोग भी हैं अपने कह रहे हैं कि थके हुए कदमों से घर की ओर वापस हो रहे हैं। और ही वॉक्स विथ हैवी स्टेप, और जब वो लोग आ रहे हैं तो हैवी स्टेप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कदम रख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है घर पहुंचकर आराम करेंगे, भोजन पानी जो भी ग्रहण करने के बाद में आराम करेंगे। स्टेप टुवार्ड होम, ही विल सून रीच होम, वह शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। वेयर ही विल फॉरगेट द वर्ड, जहां वे लोग करें लिव्स द वर्ड डार्कनेस टू मी। इसके कहने का मतलब है कि वह मुझे भी छोड़ के जा रहे हैं, संसार को भी छोड़ के जा रहे हैं। देयर विल डार्कनेस इन द वर्ड, और पूरे संसार में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो होता क्या है? अंधकार हो जाता है। जब अंधकार हो गया तो कवि महोदय सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि द पोएट विल बी लेफ्ट एलोन इन द डार्कनेस। कवि महोदय ने कहा कि हम तो बिल्कुल एकदम लेफ्ट हो गए, छोड़ दिए गए डार्कनेस में, अंधकार में। ही विल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए वह कह रहे हैं संसार के विषय में सोच रहे हैं कि संसार की क्या माया है, यह प्रकृति की क्या नियम है। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, सेकंड स्टेंजा। तो ये आपका एक्सप्लेन हो गया। सेकंड स्टेंजा में है बीनीथ दोज रगेड एल्म दैट यू ट्रीज सेड, वेयर हिव्ड द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप बीनीथ। और बीनीथ का मतलब क्या होता है? अंडर, अर्थात नीचे। ये जो लिखा है बीनीथ, इसका अर्थ क्या होगा? नीचे, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या बताया? अंडर। बीनीथ दोज रगेड, बीनीथ माने नीचे,
दोज माने उनके, और रगेड का मतलब क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, टूटा फूटा। तो दोज रगेड एल्म, एल्म मीन्स चिराबेल का वृक्ष, और कह रहे ईव, ईव का मतलब सदाबहार वृक्ष, जंगलों में पाए जाते हैं। ट्री सेड, तो इसके कहने का मतलब हिंदी में समझिए स्टूडेंट, बीनीथ दोज रगेड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड वेयर हिप्स द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप। इसके कहने का मतलब है कि इन वृक्षों के नीचे क्या बने हुए हैं, कब्र बने हुए हैं। किसके नीचे, अर्थात एल्म वृक्ष और यू वृक्ष के नीचे। उनकी छाया में कौन है, कौन उनकी छाया में है, उनकी छाया में कब्र को बनाया गया है। तो हो क्या रहे हैं, रगेड हो गए हैं। हवा चल रहा है, पानी बरस रहा है, तो आंधी तूफान पानी से क्या होता है, मिट्टियां भी क्या होती है, झड़ने लगती हैं। इसीलिए उसको क्या बता रहे हैं कि रगेड हो चुका है, खुरदुरा हो गया है, ऊबड़ खाबड़ हो गया है। तो बीनीथ दोज रगेड एल्म दैट यू ट्री सेड वेयर हिप्स द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप। वेयर माने जहां, हिप्स माने ढेर, द टर्फ, और टर्फ माने क्या होता है, घास के टुकड़ा, घास की मिट्टी। इन मेनी मोल्डरिंग हीप, और मोल्डरिंग माने नष्ट होते हुए दिखती है, और हीप माने ढेर में। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो उसमें कब्र बनाया गया है, कब्र तो हर समय कहा एक ही जैसा, कोई सीमेंटेड तो है नहीं कि माने एकदम पक्का पड़ा रहेगा, उसको मिट्टी से ही ढका जाता है। तो जब मिट्टी से ढका गया है तो उस पर कह रहे हैं कि घासें जो उग गई है, उसी में वह क्या करें, घासें उगने के बाद मिट्टियां उसकी झड़ रही हैं, अलग हो रही हैं। और नेक्स्ट क्या कहें, ईच इन हिज नैरो सेल, और जो ईच माने प्रत्येक, इन हिज नैरो, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, जहां कम जगह हो। तो नैरो सेल है, सेल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, कोठरी, गुप्त कोठरी, छोटी कोठरी। फॉर एवर लेड, यहां पे कवि महोदय ने अपने कहा है कि अपने दुख को व्यक्त किया, ये एवर मीन्स सदैव, ऑलवेज जिसको कहते हैं, लिड कर दिए गए हैं। और लिड माने होता है लिटा दिए गए हैं, दफना दिए गए हैं, सदैव सदैव के लिए, अर्थात ये लोग कभी उठने वाले नहीं है। इनके कहने का यही मतलब है कि ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लिड द रूड फोर फादर्स, रूड फोर फादर्स एंसेस्टर्स। यहां जो रूड फोर फादर्स लिखा है स्टूडेंट, और रूड फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, हम सब के पूर्वज, आप सब के पूर्वज, इस संसार के माने जो जितने भी लोग हैं उन सब के पूर्वज वहां पे दफनाए गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि द रूड, और ये कैसे व्यक्ति थे, ये रूड थे, असभ्य थे, बर्बरीक थे। फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट, और हेमलेट का मतलब क्या होता है, छोटे गांव। उस छोटे गांव में स्लीप कर दिए गए, उनका क्या बना, छोटा सा गांव ही है वो, उस छोटे से गांव में क्या किया गया, उनको दफना दिया गया है, सदैव सदैव के लिए सो गए हैं। अर्थात क्या है, ये सनातनी मृत्यु है, अर्थात ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स इसका एग्जाम समझेंगे। एक्सप्लेन, देयर आर सम रफ ट्रीज बिफोर हिम, तो कह रहे हैं देयर आर रफ ट्रीज बिफोर हिम, भद्दे पेड़ हैं, और देयर आर सम एवरग्रीन ट्रीज टू, और वहां पे एवरग्रीन ट्रीज भी है। अभी मैंने एल्म यू की बात किया, एल्म वृक्ष यू वृक्ष की बात, तो उनको एवरग्रीन बोला जाता है, सदाबहार, माने जो हर समय क्या हो, हरे भरे हो। उनके नीचे है देयर आर स्मॉल ग्रेप्स अंडर दोज ट्रीज, देयर आर स्मॉल ग्रेप्स दोज अंडर ट्रीज, उन कह रहे हैं कि वृक्षों के नीचे इनका छोटा सा कब्र बनाया गया है। और दीज ग्रेप्स आर डिकेइंग, और ये सभी कहा है कि जो ग्रेप्स हैं डिकेइंग हो रहे हैं, अर्थात जो मोल्डरिंग लिखा है नष्ट होना, वही इसका मतलब क्या होगा, डिकेइंग, अर्थात नष्ट हो रहे हैं। एट मेनी प्लेसेस, हर स्थान द सरफेस ऑफ द ग्रेप्स, जो कह रहे ग्रेप्स का सरफेस है, सतह है, वो जो बना हुआ है, इज अनइवन एंड लूज, अनइवन है अर्थात ऊबड़ खाबड़ है, और कैसा है, लूज है अर्थात ढीला ढाला है। दीज आर द ग्रेप्स ऑफ द सिंपल एंड इलिटरेट एंसेस्टर, दीज आर द ग्रेप्स, ये कब्र हैं, आप सिंपल माने साधारण, और इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, एंसेस्टर ऑफ द पीपुल, अर्थात ये लोगों को क्या है, पूर्वज हैं। लिविंग इन द स्मॉल विलेज, जो छोटे से गांव में रह रहे हैं। दे आर बरीड फॉर एवर, जो वे कह रहे हैं कि सदैव सदैव के लिए क्या किए गए हैं, दफना दिए गए हैं। स्टूडेंट आए, थर्ड स्टेंजा देखें, ये भी फोर्थ लाइन्स का है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न
द swallow twittering from the star-built set, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call of incense breathing morn, breezy, और ब्रीजी मीन्स क्या होता है, सदा लिखा है कि सुखद बयार, अर्थात सुखद जो वायु बहती है, हवा, बयार मीन्स हवा, पवन। द ब्रीजी काल, काल माने पुकारना, मंदगत की, अब किसकी कह रहे हैं कि आप सेंस इंसेंस ब्रीदिंग मार्न, इंसेंस का मतलब सुगंधित, और ब्रीदिंग माने क्या होता है, बहना, श्वास लेना, मॉर्न माने क्या होता है, मॉर्निंग, तो सुबह की जो मंद गत से सुगंधित, फूलों की सुगंधित जैसे मंद बयार बहता है, उसके विषय में बताया। फिर करें द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्टार बेल्ट सेड, द स्वैलो ट्विटरिंग, स्वैलो मीन्स होता है अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग कर रहा है, चहचहा रहा है, फ्रॉम द स्टार बिल्ट सेट, स्टार बिल्ट सेट का मतलब क्या होता है, अर्थात तिनके से बने हुए घोंसले में, स्वैलो ट्विटरिंग, और ट्विटर मीन्स क्या होता है, चहचहाना, फ्रॉम द स्टार बिल्ट सेट, अर्थात तिनके से बने हुए घोंसले में ये पक्षी चहचहा रहे हैं। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक्स, कॉक्स मीन्स क्या होता है, मुर्गा, श्रिल मीन्स क्या होता है, तीखी आवाज, ये जो लिखा है श्रिल मीन्स तीखी आवाज, और क्लैरियन का मतलब क्या कर रहे हैं, जगाने, जगा रहे हैं। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, अर्थात द कॉक इज इकोइंग, अर्थात कह रहे हैं कि मुर्गा लोग अपना बाग दे रहे हैं, क्रोइंग कर रहे हैं, अपनी आवाज लगा रहे हैं, किसके लिए, क्लेरियन, अर्थात कह रहे हैं कि शिकारियों को जगाने के लिए। आर द इकोइंग हार्न, या भोपू बज रहा है, इकोइंग मैंने गूंज रहा है, और हार्न मीन्स क्या होता है, भोपू, भोपू की आवाज हो रही। शिकारी लोग जंगल में या माने समय से अपना शिकार करने जाते हैं। हर व्यक्ति जब मुर्गा माने बाग देता है, जब क्रोइंग करता है, तो सब लोग सुबह में भोर में क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो लेकिन इन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कवि महोदय के कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे जो कुछ भी होता है, सबकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जो हमारे डेड फोर फादर्स हैं, जो हमारे मृतक पूर्वज हैं, इन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए चाहे इन पे चाहे ढोल बजे, चाहे नगाड़े बजे, और चाहे डीजे बजवा दी, लेकिन इनको कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो कॉक श्रिल क्लैरियन आर द इकोइंग हार्न, नो मोर शैल रोज देम, नो मोर कोई भी नहीं, कितना भी बज जाए, शैल रोज, रोज माने राइज, रोज रिजन, उन्हें कोई रोज नहीं कर पाएगा, उन्हें कोई उठा नहीं पाएगा। देम फ्रॉम देयर लोबली बेड, अब लोबली बेड का मतलब क्या होता है, लोबली का मतलब क्या होता है, जो नीचे बनाया गया बेड है, बिस्तर है, अर्थात इस बिस्तर से इन लोगों को कोई उठा नहीं पाएगा। यह बिस्तर ऐसा बन चुका है जो इटर्नल हो चुका है, अमर हो चुका है इनके लिए। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, इस स्टेंजा का, थर्ड स्टेंजा का। द मॉर्निंग इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, द मॉर्निंग इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, तो कह रहे हैं कि सुबह फूल की कह रहे सुगंधित हवाओं से भरा हुआ है। द कूल प्लीजेंट, जो कूल ठंडा, प्लीजेंट माने सुखद, विंड ऑफ द मॉर्निंग, अर्थात सुबह की जब बयार है, अट्रैक्ट पीपुल टू स्टीयर, अर्थात लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो स्टीयर अर्थात उकसाने के लिए, जगाने के लिए। इन द स्मॉल नेस्ट, उस छोटे से घोंसले में, उस छोटे से घोंसले में, बिल्ट ऑफ स्टार, अर्थात जो कहा है कि तिनके का बना हुआ है, देयर आर सैलोज, अर्थात उस कौन बाग दे रहे हैं, सैलो, अर्थात अबाबिल पक्षी। चर्पिंग ऑफ द सैलोज इज वेरी एग्रीएबल, जो कह रहे हैं कि अबाबिल पक्षियों का जो चर्पिंग है, चहचहाना है, वह क्या है, कैसा है, एग्रीएबल, अर्थात कह रहे हैं कि सहन करने योग्य है, सहमति योग्य है। और फिर कह रहे हैं कि द कॉक मेक्स ए ब्लो देयर हॉर्न्स, और कॉक्स भी कह रहे हैं कि मुर्गा भी अपने के हॉर्न बजाता, अपना भोपू बजाता है। द इको ऑफ द हॉर्न्स, ये भोपू की आवाज स्प्रेड एवरीवेयर, चारों तरफ फैल रही। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब, एक्सप्लेन में भी ये है। ऑल दिस थिंग्स, ये सभी वस्तुएं,
यूजुअली वेक अप द पीपुल, ये सभी वस्तुएं लोगों को कह रहे सामान्यतः जगा देती है। बट हाउ आल द मटेरियल ऑफ अवेकनिंग, लेकिन कह रहा है कि ये सभी पदार्थ, ये सभी लोग इनको जगा कर क्या कर पाएंगे, एज दे आर स्लीपिंग परमानेंट स्लीप। स्लीप जो यहाँ लिखे हैं कि देर स्लोली बेड, जो उनका बिस्तर बन चुका है, परमानेंट स्लीप हो चुके हैं। अब परमानेंट का मतलब अस्थायी रूप से, और अस्थायी नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट हो चुके हैं अपनी निद्रा से, अर्थात ये कभी जगने वाले नहीं हैं। सो द एंड ऑफ द डे, और जो इनके कहा है कि दिन का जो अंत है यही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये स्टेंजा है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टाइल, देयर होमली जॉयज डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, नार ग्रैंडियर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। फोर्थ स्टैंजा में स्टूडेंट कवि महोदय ने कहा है, जो यहाँ पे लिखे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, लेट नॉट एम्बिशन मोक, मोक मीन्स होता है उपहास, मजाक, देयर यूजफुल टायल, टायल मीन्स क्या होता है, परिश्रम। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टायल, कवि महोदय के कहने का मतलब है कि उनके कह रहे हैं, देखिए लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का, जो अपने आप को हाई समझते हैं, तो कह रहे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का को मोक नहीं करना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। किसको, जो वहां पे फोर फादर्स हमारे दफनाए गए हैं, जो हमारे पूर्वज क्या अच्छा किए या बुरा किए, उनका उपहास न करिए। क्योंकि ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दादा परदादा या हमारे माता पिता मेरे साथ ऐसा गलती करके गए, कुछ नहीं, लेकिन अब तुम हो तो तुम ही क्या कर रहे हो। कवि महोदय के यही कहने का मतलब है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टाइल, अर्थात कह रहे हैं कि जो उनका यूजफुल टाइल था, यूजफुल मीन्स क्या होता है, उपयोगी, जो उनका हमारे सुदृढ़ काम था, टाइल मीन्स परिश्रम था, ये मैंने लिखा है, टाइल मीन्स परिश्रम, उनके कहा है कि परिश्रम का, उनके कार्य पर हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर व्यक्ति को कह रहा है कवि। और कह रहे तो ये मैंने बताया, जो स्ट्रांग डिजायर रखने वाले हैं, फिर से जान लीजिए, जो एम्बिशन है, जो स्ट्रांग डिजायर, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होते हैं, देर होमली जॉयज, उनका होमली जो था, जनरली होम माने घर होता है, लेकिन होमली जॉयज जो उनका सामान्यतः आमतौर पर जो उनकी प्रसन्नता थी, जो उनकी खुशियां थी, और डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और डेस्टिनी मीन्स क्या होता है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, लक्ष्य, तो उनके कह रहे फेट पर हमको माने विचित्र उपहास नहीं करना चाहिए। इसलिए डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, भाग्य, और ऑब्स्क्योर का मतलब अपरिचित थे, जो माने क्या थे, अप्रसिद्ध थे, उन पर हमें उपहास नहीं करना चाहिए। नार ग्रैंडियर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, और ग्रैंडियर, ग्रैंडियर में शान शौकत, शान भगारने वाले लोग, तो यह जो ग्रैंडियर दिया है, अर्थात कह रहे हैं कि ग्रेटनेस, ग्रेट पीपुल, बड़े लोगों को उनको उपहास नहीं करना चाहिए। डिस्डेनफुल स्माइल, तुच्छ भावना से, ग्रैंडियर महान लोग कह रहे हैं, हियर माने सुनना भी नहीं चाहिए। देखिए ध्यान देंगे, नार ग्रैंडियर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, और डिस्डेनफुल का मतलब घृणित नहीं करना चाहिए, तुच्छता नहीं करना चाहिए, किसको, महान लोगों को न सुनना चाहिए, न तो किसी से मत को कहना चाहिए। दोनों बात है कि हम माने कोई अगर ऐसा बखान करा तो सुनना भी पाप ही है, इसलिए सुने ना। और कह रहे हैं कि द शार्ट एनल, शार्ट एंड सिंपल एनल्स, शार्ट माने जो छोटा, और सिंपल मीन्स साधारण, जो एनल है, एनल मीन्स क्या होता है, इतिहास, उनका जो लेखा जोखा है, जो उनका अकाउंट है, वो कह रहे पुअर माने गरीब लोगों का, उन पर उपहास नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा हो जाए, चाहे धन से हो जाए, चाहे जन से हो जाए, किसी भी प्रकार से हमारे कह रहे अभिमान नहीं करना चाहिए, उनका उपहास जरूर ही नहीं करना चाहिए, जो हमारे फोर फादर्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एक्सप्लेन होगा, दीज पुअर पीपुल लेबर्ड हार्ड, क्योंकि हमारे जो पुअर पीपुल थे, इन्होंने लेबर्ड हार्ड किया, अर्थात कठोर परिश्रम किया। दे डिड थिंग्स, उन्होंने काम किया, विच आर नेसेसरी फॉर मैन, जो मनुष्य के लिए नेसेसरी था, आवश्यक था। देयर एंजॉयमेंट वाज सिंपल, उनका जो एंजॉयमेंट था, उनका जो आनंद था, साधारण था। दे डिड, उन्होंने किया, व्हाट फेट अलाउड देम,
उन्होंने वही काम किया जो भाग्य उन्हें अलाउ किया था, भाग्य ने उनका साथ दिया था। बट देयर एक्शन वेयर नॉट फेमस, लेकिन जो उनका एक्शन था, एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, उनका जो एक्शन था वह फेमस नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था। एम्बिशन पर्सन शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, तो एम्बिशन पर्सन जो होता है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होते हैं, उनका कह रहे हैं कि फन न करें, उनका उपहास मनोरंजन उनका न लें। व्हेन ग्रेट पीपुल हियर द सिंपल लाइफ रिकॉर्ड्स, जब महान लोग, अच्छे लोग उनके कह रहे हैं कि सिंपल लाइफ के विषय में उनके रिकॉर्ड को जब सुनते हैं आप दीज विलेज, तो रस्टिक करते हैं, उनका उपहास करते हैं। दे शुड नॉट स्माइल विथ कंटेम्प्ट, इस माने कह रहे प्रतिस्पर्धा में उनका उपहास या मजाक नहीं करना चाहिए। आइए आपका लास्ट स्टेंजा है, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड राई द पाम्प ऑफ पावर। स्टूडेंट बड़ा रोमांचक, दिस स्टेंजा इज वेरी रोमांटिक, बड़ा ही रोमांचक है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड राई द पाम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वेल्थ गेव अवेट अलाइक द इनविटेबल आवर पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड राई, द पर्सन हु बॉर्न इन हाई फैमिली, इन रिच फैमिली, इसके कहने का मतलब है कि आप बोस्ट ऑफ हेराल्ड राई न करें, उच्च परिवार में जन्म लेने का घमंड मत करो कि अच्छे परिवार में जन्म हो गया है तो उसका कह रहे हैं कि घमंड मत करो। पाम्प ऑफ पावर, अपने शक्तियों का प्रदर्शन न करो। कवि महोदय के कहने का मतलब यही है कि पाम्प बोस्ट ऑफ हेराल्ड राई, प्राइड ऑफ लॉन्ग डिसेंट, बड़े और प्राचीन कुल में पैदा होने का कोई गर्व नहीं करना चाहिए। और इसमें जो लिखे हैं यहाँ पे पाम्प ऑफ पावर, अब पाम्प ऑफ पावर का मतलब शक्तियों का प्रदर्शन, तो कह रहे हैं कि आउटवर्ड सो आप पावरफुल पर्सन, अर्थात जो आउटवर्ड बाह्य रूप से जो पावरफुल पर्सन होते हैं उसका भी बखान करते हैं। और एंड ऑल दैट ब्यूटी, अगर हम बहुत ही ब्यूटी हो गए हैं, बहुत ही सुंदर हो गए हैं, अपने सुंदरता के गुमान में भी न डूबे रहें, क्योंकि कुछ भी होगा, आपके पास सारा धन हो जाए, अच्छे परिवार में जन्म ले लिए, आपके पास सारी संपत्ति, सारी शक्ति है, सब कुछ भी है, आप ब्यूटी भी हैं, सुंदर भी है, तो ब्यूटी माने क्या होगा? कभी ने कहा सुंदरता है, लेकिन मन मस्तिष्क से सुंदर रहिए ना। चेहरे के आकृति से, मैंने उस दिन ट्रू ब्यूटी में यही चीज बताया था। ये तो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है जो एनी टाइम भी नष्ट हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ, ऑल दैट वेल्थ तो क्या है? फिजिकल हेल्थ, वेल्थ जो भौतिक संपत्ति है। इवन कह रहे हैं गेव अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आवर, ये सब कह रहे हैं कि इवन गेव माने जाएगा अवेट्स, इंतजार कर, अलाइक एक समान, सबका, चाहे बोस्ट ऑफ हेराल्ड राई हो, चाहे पाम्प ऑफ पावर हो, ऑल दैट ब्यूटी हो, ऑल दैट वेल्थ, सबका इंतजार कहां होगा? अलाइक द इनविटेबल आवर, सबका एक निश्चित समय होता है। अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि द पाथ ऑफ ग्लोरी, अच्छे रूप में जाएंगे तो ग्लोरी का होगा, लेकिन लीड बट टू ग्रेव, लेकिन सबको ग्रेव में ही जाना है, सबको उसी माने कब्र में ही जाना है। चाहे कितने, देखिए यहां भी कह दिए हैं अवेट्स अलाइक, एक समान इंतजार करता है अनिवार्य रूप से वह समय, द पथ ऑफ ग्लोरी, अगर आपका गौरव का भी मार्ग होगा, अच्छा भी मार्ग होगा, तो भी कहां जाएगा? लीड बट टू द ग्रेव, ये सब कब्र में ही जाएंगे, अंत में धरती पे कोई रहेगा नहीं, स्थान एक ही है। यहां आप चाहे जिस स्थान पर संसार में रह ले, लेकिन वहां उसके लिए कोई अलग अलग नहीं है। प्रकृति की गोद में जब जाएंगे तो वहां कोई अलग नहीं कि आपके लिए जो है जिस मसलंड पे यहाँ पे सोए हैं, संसार में एसी लगा के सोए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको वहां एसी मिलेगा। तो यही कभी के कहने का मतलब है कि सम पीपुल आर प्राउड ऑफ देयर लॉन्ग डिसेंट, पावरफुल पर्सन आर सराउंडेड बाय आउटवर्ड सो, पावरफुल व्यक्ति जो होता है घिरा होता है आउटवर्ड सो, बाहरी दिखावे से। ब्यूटीफुल पर्सन एंड वेल्दी पर्सन, सुंदर व्यक्ति और धनवान व्यक्ति, गेन मच प्रेज एंड ऑनर, धनवान व्यक्ति को, सुंदर व्यक्ति को बड़ा क्या मिलता है? ऑनर मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है, ठीक है मिल रहा है। बट नन ऑफ देम कैन एस्केप डेथ, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कह रहे हैं स्टूडेंट कि नन ऑफ देम कैन एस्केप डेथ, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। और कह रहे हैं कि डेथ इज श्योर टू कम टू एवरीवन, अर्थात मृत्यु सबको होना है। मैंने कल बताया था कि ऑल द थिंग्स आर डिस्ट्रॉयफुल ऑन द अर्थ, पृथ्वी की सारी वस्तुएं नाशवान है,
अगर जो बार न लिया जो धरती पैदा हुआ उसको जाना ही है। और कह रहे हैं कि ऑल हैव टू वेट फॉर द मोमेंट, सबको क्षण मात्र का इंतजार है। वन में गेट हाई फेम, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है हाई फेम पाता है, बड़ी ख्यात पाता है, उच्च ख्यात पाता है, एंड ऑनर सम्मान पाता है फॉर हिज एक्शन, अपने कार्य के लिए। बट इन द एंड वन मस्ट डाई, लेकिन आप भले ख्यात पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन आपको ही कहाँ जाना है, वही मौत के मुंह में जाना है, आपको भी उसी कब्र में जाना है। और कह रहे हैं कि सो द एंड ऑफ एवरीवन इज द सेम, इसलिए सबका अंत एक समान ही होगा। और कह रहे हैं सो द ग्रेट एंड एरोगेंट, महान और अभिमानी व्यक्ति शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द सिंपल, तो कह रहे हैं अभिमानी व्यक्तियों को, धनी व्यक्तियों को, महान व्यक्तियों को, अर्थात किसी को कह रहे हैं कि लुक डाउन, अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए। अननोन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारा जो जीवन है अननोन है, अज्ञात है, हम इसके विषय में जानते नहीं है कब क्या, कहाँ कब क्या हो जाए। लाइफ ऑफ द पुअर, ऐसे ही मैंने कहा गरीब व्यक्तियों का ही जीवन होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को 5 स्टेंजा बताया, 5 स्टेंजा को आप लोग पढ़ेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन सब कुछ लिखेंगे, और लिखने के बाद में आप लोग उसको जरूर एक्सरसाइज करें, जो भी समस्या हो मुझसे पूछते रहें, और सेंट्रल आइडिया लिखें। दैट्स फॉर इट।